बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस में हम बेसिकली कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन ये तमाम जो बातें हमने अप्लाई की, इसको स्टैंडर्ड कहाँ डील करता है और कौन से पैराग्राफ इसको डील करते हैं, ये ज़रा आज क्विक यहाँ से हम इसको पढ़ लेंगे और ये स्टैंडर्ड हमारे सामने होगा। तो ये स्टैंडर्ड का एरिया हमारे पास है मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। तो जैसे ही एक एसेट इनिशियली कैपिटलाइज हो जाएगा, उसकी कैपिटलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर उसको फर्दर कैरी ऑन कैसे करना है। तो पैराग्राफ नंबर 29 क्या कहता है? एन एंटिटी शैल चूज आइदर द कॉस्ट मॉडल इन पैराग्राफ 30 और द रिवैल्यूएशन मॉडल इन पैराग्राफ 31 as its accounting policy and shall apply that policy to the entire class of property and equipment। यानी मतलब एसेट को कैपिटलाइज करने के बाद हर क्लास के लिए आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है कि या तो आप उसको कैरी ऑन करें अंडर द कॉस्ट मॉडल या आप कैरी ऑन करें अंडर द रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर आप कैरी ऑन करते हैं कॉस्ट मॉडल के तहत तो पैराग्राफ नंबर 30 अप्लाई होगा, और अगर आप कैरी ऑन करते हैं अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल तो पैराग्राफ नंबर 31 अप्लाई होगा। अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं, जो कि हम कर चुके हैं, तो फिर आफ्टर रिकग्निशन एज एन एसेट एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शैल बी कैरीड एट इट्स कॉस्ट। तो फिर उसकी कॉस्ट में से आप लेस करें, लेस एनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एनी कोई अगर है तो, अगर एसेट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन है तो लेस कर दें, एंड एनी अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस। जो कैरिंग अमाउंट जाएगा अंडर कॉस्ट मॉडल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वो कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर कोई है और कॉस्ट उसमें से मजीद अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करने के बाद जाएगा। ये अमाउंट रिपोर्ट किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अंडर द कॉस्ट मॉडल। यही हमने सीखा बेटा, जरा जवाब दीजिएगा। क्या इस पैराग्राफ की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं? आप सब जवाब दे दीजिए। क्या हमने इस पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर ली? कॉस्ट मॉडल हमने पूरा कवर कर लिया, इम्पेयरमेंट लॉसेस हमने कवर कर लिए, ये तमाम बातें आपको सिखाई जा चुकी हैं। सिर्फ एक बंदे का जवाब आया यस सर, ओके। उसके बाद रिवैल्यूएशन मॉडल है। आफ्टर रिकग्निशन एज एन एसेट एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हुज फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली शैल बी कैरीड एट रीवैल्यूड अमाउंट। तो वो एसेट जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू रिलायबली मेजर हो सके, उसको आप कैरी करेंगे किस पर? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, और आप उसकी कैरिंग अमाउंट को रिप्लेस कर देंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से। किस डेट पर? जिस डेट पर आप रिवैल्यूएशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने रिवैल्यूएशन कब परफॉर्म की? साल के स्टार्ट पर, ऐसा ही है। लेकिन जरूरी नहीं रिवैल्यूएशन साल के एंड पे ही परफॉर्म हो सकती है। आमतौर पे जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस ये है कि इम्पेयरमेंट तो हमेशा साल के एंड पे परफॉर्म होती है, कि एसएफपी के अंदर कुछ भी ओवरस्टेड होके ना जाए। लेकिन रीवैल्यूएशन को परफॉर्म करने की जो प्रैक्टिस है कि रीवैल्यूएशन साल के स्टार्ट पे परफॉर्म की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड ने कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया। तो रीवैल्यूएशन साल के एंड पर भी परफॉर्म की जा सकती है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखिएगा बेटा आप लोग। तो जो भी रीवैल्यूएशन डेट होगी, चाहे वो साल का स्टार्ट हो, चाहे वो साल का मिड हो, चाहे वो साल का एंड हो, जो भी रीवैल्यूएशन डेट होगी उस डेट पर आप एसेट के कैरिंग अमाउंट को रिप्लेस कर देंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से। अब एक बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एसेट को रीवैल्यू करते हैं साल के स्टार्ट पर, तो माजी में जितनी भी आपने डेप्शन चार्ज की है पहले आप रिवर्स करेंगे, उसके बाद जो कैरिंग अमाउंट होगा उसको रीस्टेट कर देंगे फेयर मार्केट वैल्यू पर। लेकिन बेटा अगर आप एसेट को रीवैल्यू करते हैं साल के एंड पर, तो पहले आपको इस साल की डेप्शन चार्ज करनी है पुराने कैरिंग अमाउंट पर, और फिर इस साल की डेप्शन मिलाकर जितना भी अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस बनेगा उसको एलिमिनेट कर देंगे अगेंस्ट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। अब जो बातें मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिकली आप परफॉर्म कर चुके हैं, तो आपको ये बातें समझ लगनी चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद जो कैरिंग अमाउंट है आफ्टर एलिमिनेटिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसको रीस्टेट कर दें फेयर मार्केट वैल्यू पर। तो ख्याल रखें अगर आप एसेट को रीवैल्यू करते हैं साल के एंड पर, तो पहले चार्ज होगी उस साल की डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद एसेट रीवैल्यू होगा। तो आफ्टर रिकग्निशन एज एन एसेट एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हुज फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड reliably shall be carried at revalued amount being its fair value at the date of revaluation less
उसके बाद उसके उस रीवैल्यू होने के बाद अगर उस पर कोई रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर अगर कोई डेप्शन चार्ज होगी तो क्या कहलाएगी? वो सब्सिक्वेंट अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। और अगर उसको आगे आपने जाके इम्पेयर किया तो क्या बोलेंगे आप? लेस सब्सिक्वेंट अक्यूमुलेट इम्पेयरमेंट लॉसेस। Revaluation shall be made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period. जो आखिरी लाइन है रीवैल्यूएशन shall be made से लेकर आखिर तक, ये जो डिस्कशन चल रहा है ये बोल रहा है कि रीवैल्यूएशन कब परफॉर्म करनी है। हमने तो अपने क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन के तमाम केसेस समझने के लिए हर साल रीवैल्यू किया एसेट को। क्या प्रैक्टिकली एसेट हर साल रीवैल्यू होगा? नहीं, प्रैक्टिकली एसेट जो है हर 3 या 5 साल में रीवैल्यू होता है। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन। क्या एसेट को हर साल रीवैल्यू करना है? आंसर इज नो, एसेट को हर साल रीवैल्यू नहीं करना। रीवैल्यूएशन की जो फ्रीक्वेंसी है 3 साल से लेकर 5 साल के दरमियान है। तो एक एसेट जब एक बार रीवैल्यू हो गया तो उसको दोबारा रीवैल्यू कब करना पड़ेगा? 3 से 5 साल के बाद। यानी और आमतौर पे 3 से 5 साल बाद। क्यों? क्योंकि 3 से 5 साल बाद जो एसेट का कैरिंग अमाउंट होगा वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से मटेरियली क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि एसेट की मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, उस मार्केट में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आते हैं, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हर साल तब्दील होती है, तो फिर आप चाहें तो एसेट को हर साल रीवैल्यू कर सकते हैं। तो बुनियादी पॉइंट ये है कि जिस पॉइंट पर आकर, जिस डेट पर आकर, जिस अकाउंटिंग पीरियड में एसेट की कैरिंग अमाउंट जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू से क्या हो गया? मटेरियल डिफरेंट हो गया, तो फिर आपको एसेट को रीवैल्यू कर देना चाहिए। ये तमाम बातें यहाँ स्टैंडर्ड में मौजूद है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप अगला हिस्सा देखें। अगला हिस्सा इसी बात को डिस्कस कर रहा है। The frequency of revaluation depends upon the changes in fair values of the items of property, plant, equipment being revalued. When the fair value of the revalued asset differs materially from its carrying amount, further revaluation is required. Some items of property, plant, equipment experience significant volatile changes in fair value, thus necessitating annual revaluation. तो जिनकी मार्केट वॉलेटाइल है उसको हर साल रिवैल्यू करें। Such frequent revaluation are unnecessary for items of property, plant, equipment with only insignificant changes in fair value. जिन आइटम्स की फेयर मार्केट वैल्यू में एनुअली सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, यानी कि इनसिग्निफिकेंट चेंज आता है, उनको आप फिर हर 3 या 5 साल में रिवैल्यू करें। इंस्टेड इट मे बी नेसेसरी टू रिवैल्यू द आइटम ओनली एवरी 3 और 5 ईयर। ये तो सारी प्रैक्टिकल बातें हो गई ना। एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में जहां पर एग्जामिनर आपको फेयर मार्केट वैल्यू दे, आपको वहीं रिवैल्यू कर देना है। ठीक है जी। पेपर में तो तकरीबन जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें हम एसेट को हर साल क्या कर रहे हैं? रिवैल्यू कर रहे हैं। तो जरा बताइए बेटा, अब तक आपके सामने जो पैराग्राफ डिस्कस किए वो आपको समझ में आए? क्योंकि हम प्रैक्टिकल पहले कर चुके हैं और हम इसको पढ़ बाद में रहे। जवाब दें बेटा, आप सबके जवाब का मुंतजिर। तो ये पैराग्राफ रीवैल्यूएशन की फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर रहा है। तो मार्केट वॉलेटाइल है, फेयर मार्केट वैल्यू हर साल चेंज होती है, तो हर साल रीवैल्यू करें। मार्केट वॉलेटाइल नहीं है, इनसिग्निफिकेंट फेयर मार्केट वैल्यू में चेंज आता है, तो फिर हर 3 से 5 साल में रिवैल्यू करें, एक बार रिवैल्यू करने के बाद। ठीक है जी। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 35 रीवैल्यूएशन परफॉर्म करने का तरीका बता रहा है। क्या तरीका बता रहा है? When item of property, plant, equipment is revalued, the carrying amount of that asset is adjusted to revalued amount. तो फिर कैरिंग अमाउंट को रीस्टेट कर दिया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू पर। एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन द एसेट इज ट्रीटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो फिर रीवैल्यू करते वक्त रीवैल्यूएशन परफॉर्म करने के 2 तरीके हैं। ठीक है। अब इन 2 तरीकों का नाम क्या रख दूं मैं आपके सामने? ये जो पॉइंट नंबर बी है इसको हम बोलेंगे नेट रिप्लेसमेंट। और बेटा जो पॉइंट नंबर ए है इसको हम बोलेंगे
ग्रॉस रिप्लेसमेंट। तो एक नेट रिप्लेसमेंट मेथड है रिवैल्यूएशन का और एक ग्रॉस रिप्लेसमेंट है। हमने कौन सा सीखा है? हमने कौन सा सीखा है? जवाब दें। हमने नेट रिप्लेसमेंट सीखा है, ग्रॉस रिप्लेसमेंट सीखा है। तो जरा लिखा हुआ क्या है? एट द डेट ऑफ revaluation the asset is treated in one of the following ways. हाँ जी, हमने कौन सा सीखा है? नेट रिप्लेसमेंट सीखा है, बिल्कुल सही कहा। तो हम बी पॉइंट पे अमल कर रहे थे। देखिए जरा बी पॉइंट क्या कह रहा है? accumulated depreciation is eliminated against the cross carrying amount of the asset. आपने एंट्री नहीं बनाई थी accumulated depreciation debit asset credit। तो आप पहले एसेट के अकाउंट को ला रहे थे उसके कैरिंग अमाउंट पर, और फिर कैरिंग अमाउंट को आप रीस्टेट कर देते उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर। तो आपने बी पॉइंट पे अमल किया है, आपने ए पॉइंट पे अमल नहीं किया। ए पॉइंट अभी आपने सीखा ही नहीं है। ज्यादातर जो हम रिवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं या पेपर में अब तक जो मेथड टेस्ट हुआ है वो नेट रिप्लेसमेंट ही टेस्ट हुआ है। पेपर में ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड अब तक टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, जवाब दें बेटा। तो मैं ग्रॉस रिप्लेसमेंट की बात करता हूं आपसे, इस पे बात करेंगे आपसे। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो एक तरफ तो आप क्या करेंगे? आप एसेट को ले आएंगे उसके कैरिंग अमाउंट पर। ग्रॉस कोर्स में है मेरे हिसाब से तो है यार फजैल, मैं तो पढ़ाता हूं उसको एहतियातन। एहतियात इलाज से बेहतर है। क्या ख्याल है फजैल? ठीक है, सिलेबस में मेंशन नहीं है कि नेट रिप्लेसमेंट ही है, रिवैल्यूएशन कोर्स का पार्ट है। I16 आ गया है कोर्स में, और FAR2 से उठ के मुकम्मल तौर पे आ गया FAR1 में। FAR2 में अब तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? लेवल बढ़ गया इसका। जब तक FAR2 में था I16 तब तक हम बोल सकते थे कि पूरा I16 टेस्ट नहीं हो रहा, अब तकरीबन पूरा I16 टेस्ट हो रहा है। ठीक है जी, ओके। नाउ तो अब क्या लिखा हुआ है कि ये तो ले आया आप उसको किस पर? नेट रिप्लेसमेंट पे, नेट मेथड पे ले तो आया आप उसको। उसको लाने के बाद अब क्या करोगे आप? अब क्या है जनाब? उसने क्या बोला? द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ accumulated depreciation forms part of increase or decrease in the carrying amount and that is accounted for in accordance with paragraph 39 and 40। मतलब जाहिर सी बात है, जब आप accumulated depreciation क्या करोगे? एलिमिनेट करोगे। तो accumulated depreciation एलिमिनेट करने के बाद आप आ जाओगे कैरिंग अमाउंट पर, और उस कैरिंग अमाउंट को आप पैराग्राफ, उसके बाद आप कैरिंग अमाउंट को ले आओगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर, और फेयर मार्केट वैल्यू पे लाने के बाद आप क्या करोगे? उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? ट्रीटमेंट वही कि आप रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट करोगे थ्रू OCI, या आप उसको रिवर्स करोगे या चार्ज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पैराग्राफ 39 क्या कहता है? पैराग्राफ 39 देखें। इफ एन एसेट्स कैरिंग अमाउंट इज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, अगर एसेट का कैरिंग अमाउंट इंक्रीज हो रहा है रीवैल्यूएशन की वजह से, द इंक्रीज शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो फिर जो एसेट तो डेबिट होगा, लेकिन जो दूसरा इफेक्ट है वो कहां जाएगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। एंड एक्यूमुलेटेड इन इक्विटी, और वो इक्विटी का पार्ट बनेगा अंडर द हेडिंग ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। किस नाम से? रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से। तो एंट्री बनी, क्या एंट्री बनी? यानी पैराग्राफ 39 जो है ये वाला पोर्शन, वो एंट्री बना रहा है एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI क्रेडिट। जवाब दें, क्या ये पैराग्राफ ये एंट्री बना रहा है? If an assets carrying amount is increased as a result of revaluation, the increase shall be recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus।
ये मैं सारी ये पैराग्राफ रेफरेंसिंग कर रहा हूँ, जो आप पढ़ रहे हैं और सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है। अच्छा जी, however the increase shall be recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease for the same asset previously recognized in profit loss account। अगर आपने एसेट को माजी में डाउनवर्ड रिवैल्यू किया था और डाउनवर्ड रिवैल्यू करते वक्त आपने इम्पैक्ट कहाँ लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो फिर एचसीए तक वापस आते हुए इम्पैक्ट कहाँ लेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर आप एसेट को एचसीए तक वापस ला रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ एचसीए, अपवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं लेकिन आप खुद एचसीए से नीचे हैं और आप एचसीए तक वापस आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा बेटा, फिर एंट्री क्या बनेगी, फिर एसेट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक्सपेंस को इनकम में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल बेटा। उसके बाद 39 के बाद 40 पैराग्राफ है। If an assets carrying amount is decreased as a result of revaluation, the decrease shall be recognized in profit or loss। अगर आप एसेट को डिक्रीज कर रहे हैं, एचसीए से नीचे लेके जा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे और एसेट क्रेडिट कर देंगे। ये बिलो एचसी हो जाएगा अगर आपको याद हो। उसके बाद however the decrease shall be recognized in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in revaluation surplus। सरप्लस कहता है मेरे होते हुए कोई भी बैलेंस प्रॉफिट लॉस में नहीं जा सकता, जब तक मैं हूं मुझे ही एलिमिनेट करो। जब सरप्लस खत्म हो जाएगा तो फिर इंपैक्ट जाएगा डाउनवर्ड रिवैल्यू करते हुए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। मतलब यानी कि आप एचसीए से अबव है और आपके पास सरप्लस मौजूद है, तो जब आप एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं, तो जब तक सरप्लस मौजूद है तब तक आप क्या करें, उसका इफेक्ट सरप्लस में लें। जैसे सरप्लस खत्म हो जाए तो आप एचसीए तक आ जाएंगे, उससे नीचे आप जाएंगे, वो सारा इंपैक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका मतलब क्या है, टू द एक्सटेंट ऑफ एचसीए रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई। जवाब दें बेटा, लिखा हुआ क्या, however the decrease shall be recognized in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset। The decrease recognized in other comprehensive income reduces the amount of accumulated equity under the heading of revaluation surplus। तो उम्मीद करता हूं ये चारों इंपैक्ट जो सिखाए थे, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड के 2 केस, डाउनवर्ड के 2 केस, जो मैंने आपको पहले लिखवा दिए थे। जवाब दें बेटा। ठीक है जी, अच्छा जनाब। उसके बाद उसके बाद क्या बेटा, 41 पैराग्राफ कि सरप्लस जो क्रिएट हो रहा है उसको क्या करें, वो भी सिखा चुका हूं आपको। The revaluation surplus included in equity in respect of an item of property plant equipment may be transferred directly to retained earnings when the asset is derecognized। हाँ भाई, सरप्लस रियलाइज हो जाएगा आपको कब, जब आप एसेट को डीरेकग्नाइज करेंगे, मतलब एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो जब आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो ना सिर्फ आप गेन ऑन डिस्पोजल डिस्पोज ऑफ करेंगे, गेन ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे, एसेट का डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, जितना भी सरप्लस उस एसेट का रिलेटेड मौजूद है ना, उसको भी रिवर्स कर देंगे। सरप्लस क्या कर देंगे आप बेटा, डेबिट कर देंगे, और रिटेन अर्निंग से कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये काम कब करेंगे, एसेट को डिस्पोज ऑफ करते वक्त। मतलब जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसका जितना भी सरप्लस मौजूद है वो पूरा का पूरा रियलाइज हो जाएगा डिस्पोजल के वक्त। और अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते तो फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है जनाब, मैं फिर पढ़ रहा हूं। द रीवैल्यूएशन सरप्लस इंक्लूड इन इक्विटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मे बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू रिटेन अर्निंग्स व्हेन द एसेट इज डीरेकग्नाइज्ड।
दिस में इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग द होल ऑफ द सरप्लस व्हेन एसेट इज रिटायर्ड और डिस्पोज ऑफ। तो उसका जितना भी सरप्लस मौजूद है वो सब रिमूव करते हैं, सब क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि अब वो एसेट डिस्पोज ऑफ करके सरप्लस आपको रियलाइज हो गया है, उस सरप्लस के बराबर कैश आपकी जेब में आ गया है। लेकिन अगर उस एसेट को आप खुद यूज कर रहे हैं, अभी आप एसेट डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, रीवैल्यू करने के बाद भी एसेट को आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, however some of the surplus may be transferred as the asset is used by an entity. In such case the amount of the surplus transferred would be the difference between depreciation based on revalued carrying amount of the asset and depreciation based on the asset's original cost. जरा सोचिए, वही revaluation based depreciation और हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड डेप्शन, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इंक्रीमेंटल डेप्शन। तो अगर आप एसेट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे बल्कि यूज कर रहे हैं रीवैल्यू करने के बाद, तो फिर जो भी इंक्रीमेंटल डेप्शन आ रही है, इंक्रीमेंटल डेप्शन के बराबर आप बैलेंस ट्रांसफर करते रहे हैं रिटेन अर्निंग में। कहां से, रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करके, रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करके। कुछ समझे बात या नहीं बेटा, जवाब दीजिए। उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग आर नॉट मेड थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तो जो आप ट्रांसफर करेंगे रिटेन अर्निंग में, वो प्रॉफिट और लॉस के थ्रू नहीं करेंगे, बस वो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, वो इक्विटी टू इक्विटी ट्रांसफर होगा। वो ट्रांसफर कहां दिखेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। कल दिख रहा था, एक इक्विटी कम हो रही थी, दूसरी इक्विटी बढ़ रही थी, और वो जो ट्रांसफर था, उस ट्रांसफर का मैंने कोई इंपैक्ट नहीं दिखाया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट्स में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप सब प्रैक्टिकल देख चुके हैं कल, और प्रैक्टिकल देखने के बाद ये पैराग्राफ समझना मुश्किल बात नहीं। कल वाला सॉल्यूशन याद है बेटा, कल वाला सॉल्यूशन हमने किया था, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाई थी, उसमें हमने रिटेन अर्निंग के कॉलम को बढ़ाया था, सरप्लस के कॉलम को कम किया था इंक्रीमेंटल डेप्शन की वजह से। ये तमाम बातें आपके जहन में होनी चाहिए। क्या कहते हैं, टोटल इक्विटी रिमेन अनचेंज, बिल्कुल बेटा, टोटल इक्विटी रिमेन्स अनचेंज, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये बेटा सारी बातें हमने आपसे डिस्कस कर ली, जो इंपॉर्टेंट बातें थी, जो इंपॉर्टेंट एरिया था आपका रीवैल्यूएशन का। अब एक काम ये करते हैं, आपको ग्रॉस रिप्लेसमेंट भी सिखा देते हैं, ठीक है। उसके लिए जो मैंने आपको हैंडआउट भेजा था, वो हैंडआउट तो आपके पास होगा ही होगा, उसका सबसे आखिरी पेज निकाल लेंगे आप लोग। हाँ भाई, अब आप बताइए कि क्या वो लास्ट पेज विजिबल है आपको। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 वो क्वेश्चन है जिसकी मैंने एंट्रीज भी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 39 वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 वो क्वेश्चन है जिसके मैंने नोट्स भी बनाए थे कल की क्लास में, याद है? अच्छा जी, ओके। तो ये 39 को कल ही हमने सॉल्व किया था, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन देखे बगैर मैंने सॉल्व किया, डेटा याद था मुझे, आप लोगों को भी डेटा याद होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, या अदरवाइज आपने क्वेश्चन निकाल लिया होगा। पर कल की क्लास में जो हमने नोट्स बनाए थे या एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे, वो इसी क्वेश्चन के बनाए थे। खैर, आज आपके सामने क्या रखते हैं, आज आपके सामने ये रखते हैं कि ये नेट रिप्लेसमेंट और ग्रॉस रिप्लेसमेंट में क्या फर्क है, ठीक है जी। तो नेट रिप्लेसमेंट और ग्रॉस रिप्लेसमेंट का फर्क आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं। इसके लिए आप सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, आप सबकी तवज्जो चाहिए होगी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, जवाब देंगे सब लोग। प्लांट की कॉस्ट है 1 जनवरी 2000,
11 कितनी बेटा? 1 लाख। सही है। रेट ऑफ डेप्शन कितना है? 20%। वैल्यू 1 जनवरी 2012 को अगले साल के स्टार्ट पे कितनी है? 90,000 रुपए। कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ये कैलकुलेट कैसे की गई? देखिए, ये फेयर मार्केट में लगाने की एक तरीका ये भी होता है कि जो चीज मैंने 1 साल पहले 1 लाख रुपए की खरीदी, आज वो नई मार्केट में कितने की मिल रही, तो वो नई जो मार्केट में मिल रही है, एक जो चीज 1 साल पहले मैंने लाख रुपए की परचेज की, वैसे ही बिल्कुल न्यू मार्केट में कितने की मिल रही है? 1,12,500। तो कीमतों में कितने से इजाफा हुआ बेटा, जरा बताएंगे आप? लाख वाली चीज अगर 1,12,500 की मिल रही है, तो कीमतों में कितने परसेंट से इजाफा हुआ? अमाउंट हो गया ना ये तो। परसेंटेज में कितने से इजाफा हुआ? 12.5%। कीमतें इंक्रीज हो गई 12.5%। इंडेक्स क्या बना? इंडेक्स अगर बेस ईयर मान लें 2011 को और करंट ईयर मान लें 2012 को, तो हमारा इंडेक्स क्या हुआ? 1,12,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 112.5। 112 नहीं हुआ इंडेक्स। इंडेक्स की बात कर रहा हूं। इंडेक्स पी एन डिवाइड बाय पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। भूल गए क्या बेटा? 100 वाली चीज 112.5 की मिल रही है। क्या ख्याल है? अच्छा जी, अब सुनिएगा जरा बात को। अगर इस 1 लाख को मैं 20,000 से डेप्रिशिएट कर दूं, तो कैरिंग अमाउंट कितना आएगा? अगर मैं 1 लाख को 20,000 से डेप्रिशिएट कर दूं, कैरिंग अमाउंट कितना आएगा? 80,000 आएगा। 80,000 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 साल यूज हुए हुए एसेट को रिप्रेजेंट करता है, या न्यू एसेट को रिप्रेजेंट करता है? 0 मीटर एसेट को रिप्रेजेंट करता है, यूज्ड। तो मार्केट में दो किस्म के एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी। इस मशीन जैसा बिल्कुल नया एसेट कितने का मिल रहा होगा? 1,12,500 का। सही है। और एक सवाल यह है कि इस जैसा 1 साल पुराना कितने का मिल रहा होगा? इस जैसा 1 साल पुराना कितने का मिल रहा होगा? तो अगर हम न्यू के परसेंटेज को बेस बनाकर उसको एस्टिमेट करें, तो हम 80,000 को भी 12.5% से इंक्रीज करके देखते हैं। तो जरा आप क्या करें, अगर आप 80,000 को मल्टीप्लाई करें 1.125 से, यानी हम 80,000 को 100 मानते हुए उसको भी 12.5% से इंक्रीज कर, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.125। जवाब दें। क्या आंसर बना? 90,000। मतलब अगर नए की कीमतों में इजाफा 12.5% से हुआ है, तो पुराने की कीमतों में भी इजाफा 12.5% से हुआ होगा। 90,000 आंसर आया ना? अच्छा, अब जरा ये बताइए कि अगर मैं लाख रुपए को रीस्टेट कर दूं 1,12,500 पर, तो लाख रुपए को 1,12,500 पे रीस्टेट करना कहलाएगा ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, और 80,000 को 90,000 पे रीस्टेट करना कहलाएगा नेट रिप्लेसमेंट मेथड। एक केस में आप कैरिंग अमाउंट को फेयर मार्केट वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं, और एक केस में आप हिस्टोरिकल कॉस्ट को करंट कॉस्ट से रिप्लेस कर रहे हैं। दोनों बातों में क्या हो गया? फर्क हो गया। तो चलें जरा बोर्ड पे चल के देखते हैं बोर्ड पर क्या समझ में आता है हमें सवाल से। क्वेश्चन का डेटा आपके सामने है। अब आपके सामने दोनों बातें मैं रखने जा रहा हूं यहां पर। ठीक है जी। नाउ
ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, नेट रिप्लेसमेंट मेथड, एसेट परचेज किया 1 जनवरी 2011 को, मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया 1 लाख से, बैंक क्रेडिट कर दिया 1 लाख से, ठीक है जी। सेम इज द केस हियर, 1 जनवरी 2011 को मशीन अकाउंट डेबिट किया 1 लाख से, बैंक क्रेडिट किया 1 लाख से, ठीक है जी। तो इनिशियल मेजरमेंट किस पे हुई? कॉस्ट पर हुई। कहां पहुंचे सर? 31 दिसंबर में पहुंच गए। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit, एक लाख डिवाइडेड बाय व्हाट 5, 20% रेट था ना आपके पास, 5 साल लाइफ हुई, 20,000 क्या आ गई आपके पास डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया, accumulated डेप्शन क्या हुआ? क्रेडिट हो गया 20,000 से। ठीक है जी, अब उसके बाद हम रीवैल्यू कर रहे हैं। तो हमने जो रिवर्जन सीखी वो कहाँ सीखी? कौन से मेथड के तहत सीखी बेटा? हमने सीखी नेट रिप्लेसमेंट। तो मैं पहले नेट रिप्लेसमेंट कर दूं आपके सामने। ये रिवैल्यूएशन हम परफॉर्म कर रहे हैं 1 जनवरी 2012, और हम सबसे पहले क्या करेंगे? अक्यूमुलेटेड डेप्शन एलिमिनेट कर देंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट 20,000 से, ठीक है जी, और मशीन क्रेडिट 20,000 से। हम कहाँ आ गए बेटा? एचसीए में आ गए। अब 80,000 जो है वो 1 साल पुरानी मशीन की कैरिंग अमाउंट है। इस जैसी मशीन मार्केट में कितने की मिल रही है? 90,000 की। तो हमने 80,000 को रीवैल्यू करवा दिया कितने पर? 90,000 पर। हमने एंट्री पास की, मशीन अकाउंट डेबिट 90,000 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई क्रेडिट 90,000 से, ठीक है जी। और ये एंट्री बनते हैं। अब एसेट की डब्ल्यूडीवी क्या हो गई? 90,000, जो कि फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर। ये मेथड हमने सीखा हुआ है, और ये मेथड क्या कहलाएगा? नेट रिप्लेसमेंट। अब ग्रॉस रिप्लेसमेंट इसके अगेंस्ट क्या है उसको देख लीजिए। 1 जनवरी 2011 को अब आप कोई अक्यूमुलेटेड डेप्शन रीस्टेट नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, एलिमिनेट नहीं करेंगे अंडर ग्रॉस रिप्लेसमेंट। आप एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिप्लेस कर देंगे उसकी करंट कॉस्ट से। मतलब 1 लाख रुपए वाला एसेट आज मार्केट में नया कितने का मिल रहा है? जवाब है 1,12,500 का। तो हमने 1 लाख को बढ़ाकर 1,12,500 कर दिया। तो मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया 12,500 से,
तो ऐसा करने से क्या ये मेरा मशीन नहीं हो गई, मतलब मैंने पुरानी कॉस्ट को न्यू कॉस्ट से रिप्लेस कर दिया, तो अब मशीन अकाउंट का बैलेंस 1,12,500 हो गया। तो जरा बताइए क्या ऐसा करने से मशीन आपकी न्यू मशीन बन गई कि ये 1 साल पुरानी मशीन नहीं है? जवाब दें आप सब लोग। मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया, क्या मशीन न्यू हो गई आपकी? न्यू तो नहीं हुई ना। तो फिर आपको इस तरह सोचना है कि आपने ये मशीन अगर ₹1,00,000 की ना परचेस की होती, आपने ये मशीन अगर 1,12,500 की परचेस की होती, तो आपकी पहले साल की डेप्रीसिएशन 20,000 ना होती, बल्कि पहले साल की डेप्शन 22,500 होती। जवाब दीजिए। यानी जितने परसेंट से आप एसेट की कॉस्ट में इजाफा कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी प्रपोर्शन से आपको माजी में चार्ज की हुई अक्यूमुलेटेड डेप्शन को बढ़ाना पड़ेगा। 1,12,500 को डिवाइड बाय 5 करके देखिए सब लोग। अगर ये एसेट मैंने लाख का ना परचेस किया हो, तो मैंने इसको 1,12,500 का परचेस किया होता, तो फिर मेरी पर ईयर डेप्रिसिएशन 20,000 नहीं होती, क्या होती? 22,500। तो अगर मैंने माजी की कॉस्ट को रीवैल्यू किया है, तो फिर मुझे माजी की अक्यूमुलेटेड डेप्शन को भी रीवैल्यू करना है। दो काम करना है, इन दोनों को रीवैल्यू करके कॉन्ट्रा भी रीवैल्यू हो जाएगा और एसेट की कॉस्ट भी रीवैल्यू जाएगी। तो कॉन्ट्रा उसका अपोजिट है, ऑटोमेटिक नेट इफेक्ट बराबर हो जाएगा। जरा देखिएगा, तो माजी में मैंने कितनी डेप्शन चार्ज की है? 20,000 रुपए। तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन को मैं 20,000 से रीवैल्यू करके कितने पे लाऊंगा? 22,500 पर। मुझे कितने से उसको बढ़ाना है? मुझे बढ़ाना है उसको 2,500 से। तो एंट्री क्या बनी बेटा? एंट्री बनी मशीन अकाउंट डेबिट 12,500 से, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 2,500 से, और डिफरेंस ग्रॉस मशीन में इजाफा हुआ 12,500 का, कॉन्ट्रा बढ़ा 2,500 से, नेट इफेक्ट मशीन पे कितना पड़ा? वही 10,000 का। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई क्रेडिट हो गया कितने से? 10,000 से। अल्टीमेट इंपैक्ट वही है, मेथड का फर्क है बस खाली। अब ये एंट्री बनने के बाद जरा बताइए मशीन अकाउंट का बैलेंस कितना है? 1,12,500। ये एंट्री बनने के बाद अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस कितना है? 22,500। अब एक काम करो, 1,12,500 में से 22,500 का कॉन्ट्रा माइनस करो, देखो नेट आंसर क्या आता है। देखो नेट आंसर क्या आता है, चेक करो। 90,000। तो अल्टीमेटली एसओएफपी में कैरिंग अमाउंट जो जाएगा वो तो 90,000 जाएगा ना, चाहे मेथड ग्रॉस रिप्लेसमेंट हो चाहे वो नेट रिप्लेसमेंट। क्या ख्याल है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो यही गया ना बेटा? जवाब दें आप सब लोग बेटा। अब आप क्या करते हैं? अब आप पहुंचते हैं 31 दिसंबर पर। आप चार्ज करें डेप्रीसिएशन। अच्छा ये 12 है। अब आप पहुंचे 31 दिसंबर 2012। हाँ बेटा, नेट रिप्लेसमेंट एंट्री सिर्फ 10,000 से बनेगी ना। कैरिंग अमाउंट टू फेयर मार्केट वैल्यू है। यहाँ पर एसेट को भी रीवैल्यू किया, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन को भी रीवैल्यू किया, लेकिन इम्पैक्ट इधर भी 10,000 का पड़ रहा है ना। एसेट का ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बढ़ा 12,500 से, कॉन्ट्रा बढ़ा 2,500 से, दोनों का इफेक्ट नेट कर दो, नेट इम्पैक्ट कितने का पड़ा? 10,000 का पड़ा। डेप्शन चार्ज करें, पहले यहाँ चार्ज करते हैं 31 दिसंबर। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, accumulated डेप्शन क्रेडिट। अच्छा मैंने एंट्री 90 से बना दी है, ओके। वो 90 मुझे पुराना वाला याद रह गया। एक 90 से एक 80 पे ले आया था ना मैं उसको। दस हजार से, ओके। इम्पैक्ट 10,000 से, ठीक है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated डेप्रीसिएशन क्रेडिट। क्या करेंगे बेटा? 90,000 को डिवाइड बाय 4 कर देंगे।
क्या आंसर आएगा बताओ जरा। जब 90,000 को डिवाइड बाय 4 किया 22,500। ठीक है जी 22,500। तो कितने से एक्सेस डेप्शन चार्ज हुई? 2,500 से। जवाब दें। उसकी एंट्री क्या बनी? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। 2,500 2,500 ऐसा ही है। अच्छा जी, जब यहां पर आएंगे तो हम चार्ज करेंगे डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट। तो यहाँ जो एसेट अकाउंट है वो नेट वैल्यू पे नहीं, वो ग्रॉस वैल्यू पर है। तो क्योंकि वो ग्रॉस वैल्यू पर है तो आप ग्रॉस वैल्यू पिक करें 1,12,500। क्योंकि 1,12,500 टोटल वैल्यू, उसको आप डिवाइड बाय 5 कर। तो इस साल की डेप्शन कितनी आएगी भाई? 22,500। क्योंकि वहां नेट वैल्यू थी इसलिए रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड किया, ग्रॉस वैल्यू इसलिए टोटल लाइफ से डिवाइड। और ये इस साल की डेप्शन भी रीवैल्यू होने की वजह से 2,500 से क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। तो वही रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। अब आप दोनों जगह हिसाब लगा लें, आपको आंसर सेम मिलेगा। 90,000 में से आप 22,500 माइनस कर दीजिए बेटा, जवाब दें। 90,000 आपका रीवैल्यू होने के बाद वाला कैरिंग अमाउंट था। 90,000 में से आप 22,500 माइनस कर दीजिए। 90,000 में से आप 22,500 माइनस कर दीजिए। 90,000 में से 22,500 माइनस कर दें बेटा, 67,500। ये कैरिंग अमाउंट है, कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा अब आइए यहां पर, लाख रुपए पे कैपिटलाइज किया था, 12,500 से बढ़ाया, कितना हो गया? 1,12,500। डेप्शन चार्ज की थी पहले साल 20,000, जो कि रीवैल्यू करते हुए एलिमिनेट नहीं हुई, उसको भी प्रपोर्शनेटली बढ़ाया गया। तो 20,000 को 2,500 से बढ़ाया गया, कितना बैलेंस हो गया? 22,500। उसके बाद फर्दर डेप्शन चार्ज हुई 22,500 की, तो 22,500 और 22,500 कितना हुआ? 45,000। अब एक काम करें, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है ग्रॉस 1,12,500 और उसका अक्यूमुलेटेड डेप्शन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 45,000। तो एक काम करें, 1,12,500 में से 45,000 माइनस करें। 1,12,500 में से 45,000 माइनस करें, 67,500। तो नेट रिजल्ट तो दोनों केस में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अमाउंट कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बेटा आपके सामने बहस रख दी किस चीज की? नेट रिप्लेसमेंट एंड ग्रॉस रिप्लेसमेंट। अगर आपको हिम्मत हो, हौसला हो, तो आप कल वाले क्वेश्चन को ग्रॉस रिप्लेसमेंट से सॉल्व करके देखिएगा। पूरा क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं, ग्रॉस रिप्लेसमेंट पूरा सीखना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जवाब दें। बड़ी सिंपल सी बात है तला, डिवाइड बाय टोटल लाभ क्यों किया? कि ये बताओ, लाख रुपए एसेट की टोटल कॉस्ट थी और 1,12,500 भी टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करा, तो टोटल वैल्यू टोटल से डिवाइड होगी ना बेटा। आप जब एसेट को रीवैल्यू नहीं करते तो आप हर साल टोटल कॉस्ट को उठाते हो, डिवाइड बाय टोटल लाइफ करते हो, चाहे आप पहले साल की डेप्शन निकालो चाहे दूसरे साल की। लेकिन यहाँ पर नेट वैल्यू है, तो नेट वैल्यू को आप डिवाइड किससे करोगे? रिमेनिंग लाइफ से। आप ये तो नहीं बोल सकते कि 1,12,500 को मैं डिवाइड बाय 4 करूं, क्योंकि 1,12,500 में से 22,500 की डेप्शन में पिछले साल की काउंट कर चुका हूं। तो उसमें से जो डेप्शन होगी इस साल, आप क्या करोगे? आप खुद देखो, 1,12,500 में जब आप 22,500 माइनस करोगे तो आंसर 90 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1,12,500 में पिछले साल का डेप्शन का इफेक्ट भी शामिल है ना। 90 को डिवाइड बाय 4 करूंगा तो आंसर क्या होगा? 22,500 आएगा। तो जब वो वैल्यू कॉस्ट है, वो करंट कॉस्ट है, टोटल वैल्यू को हमेशा टोटल लाइफ से डिवाइड करते हैं, रिमेनिंग वैल्यू को हमेशा रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करते हैं बेटा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। 1,12,500 टोटल वैल्यू है। कॉस्ट टू कॉस्ट क्या है? रीवैल्यूएशन है। करंट क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट टू करंट कॉस्ट। हमने एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट से करंट कॉस्ट पे मूव करवा दिया। अगर आपको आईए की लास्ट कुछ क्लासेस याद हो तो मैंने उसमें आपको सिखाया था बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसमें कहा था मैंने करंट कॉस्ट
historical cost, net realizable value and present value. There are 4 bases of measurement of assets and liabilities. तो उसमें से 2 आपके सामने है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, फर्स्ट जनवरी से दोबारा रिपीट कर दें, कोई इशू नहीं है बेटा, एक दफा फिर देखो इसको जरा सब लोग। ये जो ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड होता है ना बेटा, इसमें क्या होता है कि हम एसेट की मौजूदा कॉस्ट को उसकी करंट कॉस्ट से रिप्लेस करते हैं। जरा देखिएगा, एक शेड्यूल बना रहा हूं आपके सामने। करंट कॉस्ट का मतलब क्या है? बताओ जरा, मेरे पास मशीन कितने से कैपिटलाइज है? 1 लाख से। जवाब दो बेटा। और ये 1 साल पहले मैंने परचेज की थी, तो इस पर अब तक मैं 20,000 की डेप्शन क्लेम कर चुका हूं। तो मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितना है? 80,000। अब सोचना यह है कि ये मशीन मैंने अगर 1 लाख की ना खरीदी होती, बल्कि ये मैंने आज की कीमत पे खरीदी होती 1 साल पहले, तो आज की कीमत क्या है इस मशीन की, न्यू मशीन? व्हाट इज द करंट कॉस्ट ऑफ द मशीन? इस तरह सोचना है कि ये मशीन मैंने 1 साल पहले खरीदी होती आज की कीमत पर, हाँ, तो करंट कॉस्ट होती 1,12,500। ठीक है जी। और अगर मैंने ये आज की कीमत पे खरीदी होती तो मैंने इस पर 20,000 की डेप्शन नहीं चार्ज की होती, बल्कि 1,12,500 डिवाइड बाय 5, 22,500 की डेप्शन चार्ज की होती। तो इस एसेट की भी डब्ल्यूडी मेरी बुक्स में क्या होती? 90,000। तो अगर मैं एसेट को डायरेक्ट 80 से 90 पे जम करवाता हूं तो ये नेट रिप्लेसमेंट मेथड, नेट कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट टू कैरिंग अमाउंट। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, लाख को 1,12,500 बनाता हूं, कैसे? मशीन की वैल्यू 12,500 से बढ़ाकर, और 20,000 को मैं 22,500 बनाता हूं, कैसे? अक्यूमुलेटेड डेप्शन की वैल्यू 2,500 से बढ़ाकर। तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ना है? इम्पैक्ट तो वही 10,000 के बराबर पड़ना है ना बेटा। तो अगर मैं एंट्री ये बनाता हूं, मशीन डेबिट लाख से 1,12,500, कितने से? 12,500 से। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से? 2,500 से। और रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई कितने से? 10,000 से। तो अगर मैं मशीन की ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को रीस्टेट करता हूं, अक्यूमुलेटेड डेप्शन को रीस्टेट करता हूं, और डिफरेंस जो है वो सरप्लस के बराबर आ गया, ठीक है, ये कौन सा मेथड हो गया? ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड हो गया। और अगर मैं डायरेक्ट 80 टू 90 वाली एंट्री बनाता हूं, तो फिर मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? मशीन डेबिट 10,000 से, वो कॉन्ट्रा एलिमिनेट करने के बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस 10,000 से। फिर एसेट 80 पर लाना है, और 80 पे लाने के बाद उसको 90 पे ले जाना है। तो एक एंट्री ग्रॉस रिप्लेसमेंट है, ये ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड है, और ये नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड है। बताइए, कोई मसला हो तो बोलिए। क्लियर है बेटा सबको? और कोई किसी को परेशानी हो तो पूछ ले। ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने है।
ये सारी बातें मैंने कर ली आपसे। अब आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, कल वाले क्वेश्चन को सारे सिनेरियोज अगर आप करना चाहते हैं सेफ साइड पर रहने के लिए, ग्रॉस रिप्लेसमेंट अब तक तो कभी पेपर की तारीख में नहीं आया, लेकिन अगर आप एहतियातन सारे सिनेरियोज करना चाहते हैं, आपको कल वाले क्वेश्चन को एंट्रीज बनाकर ग्रॉस रिप्लेसमेंट सॉल्व करके देखना चाहिए। 12 ये तो मैंने आपके सामने बातें रख दी सारी की सारी। अब आपको कुछ होमवर्क देते ना बेटा। क्वेश्चन 15 देखिएगा बेटा, 15 क्वेश्चन ये आप कीजिएगा होमवर्क में। 15 क्वेश्चन देखे हैं? 15 क्वेश्चन ये हैंडआउट सबके पास है ना बेटा? 15 क्वेश्चन देखें। हाँ बेटा, फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे और देखेंगे फेयर वैल्यू कितने परसेंट से ज्यादा है, उसी को इंडेक्स मानेंगे। असल में इसमें इंडेक्स निकालना पड़ेगा कि एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है। जितने परसेंट से फेयर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई होगी, उतने परसेंट से एसेट की करंट कॉस्ट भी इंक्रीज माननी पड़ेगी। उतने परसेंट से कॉस्ट को भी इंक्रीज करें, उतने परसेंट से अक्यूमुलेटेड डेप्ट को भी इंक्रीज करें, ऑटोमेटिक जो नेट होगा वो फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी एग्जाम्पल थी, उस एग्जाम्पल में हमने खरीदी ₹1,00,000 की मशीन डैप्शन चार्ज की ₹10,000, WDV कितनी है? ₹80,000। अब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? ₹1,80,000। फेयर मार्केट वैल्यू डबल है, इसका मतलब ये एसेट डबल हो गया। लाख वाली मशीन कितने की हो गई? ₹2,00,000 की। तो अगर हमने वो मशीन लाख की परचेज ना की होती बल्कि 2,00,000 की होती, हमने डैप्शन कितनी चार्ज की होती? 10 के बजाय 20। तो इसका मतलब क्या है? कॉस्ट में भी 100% इजाफा हो गया और एक्यूमुलेटेड डैप्शन के अंदर भी 100% इजाफा हो गया। तो जब मैं क्या करूंगा, लाख से उसको 2,00,000 पे लाऊंगा तो मशीन का ग्रॉस अमाउंट बढ़ेगा ₹1,00,000 से, और जब मैं अक्यूमल डैप्शन को 10,000 से 20,000 पे लाऊंगा तो मेरा कॉन्ट्रा बढ़ेगा ₹10,000 से। अब मशीन की कॉस्ट हो जाएगी ₹2,00,000, उसकी अक्यूमल डैप्शन हो जाएगी ₹20,000। दोनों को मैच कर देंगे, आंसर क्या आएगा? ₹1,80,000, जो कि फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर होगा। क्या कहते हैं फुजैल, समझे कुछ बात या नहीं? जितने प्रपोर्शन से फेयर मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, उसी परसेंटेज से एसेट के ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को और अक्यूमुलेटेड डेप्शन को भी इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा। नेट रिजल्ट्स वही रहेंगे, प्रॉफिट लॉस और सरप्लस के इंपैक्ट भी वही रहेंगे। चले जी, 15 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। 16 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। 16 क्वेश्चन भी आपका होमवर्क हो गया। 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन देख रहे हैं सब लोग बेटा? 17 क्वेश्चन बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे इंडेक्स निकालेंगे। सही कह रहे हैं, इंडेक्स निकलेगा फेयर मार्केट वैल्यू से। फेयर मार्केट वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन, यानी आज के कैरिंग अमाउंट को हमें कितना ऊपर लेके जाना है। आप तजर्बा करके देखें, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। 17 और 18 क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखते हैं आप इनको कर पाते नहीं कर पाते, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप होते कि नहीं होते। 15, 16, 17 and 18, फिफ्टीन, 16, 17 and 18 छोटे छोटे क्वेश्चन है, काफी तो हैं लेकिन छोटे क्वेश्चन है बहुत।
फिर एक बड़ा क्वेश्चन दे दूंगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे बेटा सब। ठीक है जी, ओके, ये होमवर्क कीजिएगा, इंशाल्लाह बाकी बातें कल करेंगे। इस टॉपिक को जल्द से जल्द क्लोज करना है, कुछ पास पेपर के और क्वेश्चन करवाने हैं आपको, फिर मैं आगे बढ़ूंगा नए टॉपिक की तरफ। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा, हमने इस एक टॉपिक में हमने अपनी किताब के 2 टॉपिक कवर किए हैं। इम्पेयरमेंट को भी हमने काफी हद तक कवर कर लिया, IAS 36 को, उसके कुछ पॉइंट्स मैं अलग से डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन मैंने IAS 16 अकेला डिस्कस नहीं किया, मैंने IAS 16 के साथ IAS 36 इम्पेयरमेंट भी डिस्कस किया है। तो समझ लें हमारे 2 टॉपिक्स एक साथ चले हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये एक टॉपिक कवर नहीं हो रहा है, 2 टॉपिक कवर हुए हैं। ओके बेटा, इसको यहाँ तक स्टॉप करूंगा इंशाल्लाह, बाकी बातें सारी अगली क्लास में होंगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।